नमस्कार। ज्ञान है विदेशी क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम वर्ष। तो आज हमारा टॉपिक है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो चलो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, इसको मूल अधिकार भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। मूल अधिकार भी बोला जाता है। वैसे तो पहले 7 अधिकार दिए हुए थे, लेकिन एक को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त का मतलब कानून के तहत दे दिया गया। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का। ध्यान में रखना, संपत्ति के अधिकार में संशोधन 42वें संशोधन के तहत किया गया है 1978 ईस्वी में। और ये कहाँ ले गए हैं? कानून के अंदर कानून का अधिकार बना दिया गया है। और 301 है, ध्यान में रखना। तो इसके से 7 है, इसको हटा दिया तो 6 बचे। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और कब हटाया है? 42वें संशोधन में कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। और कानून में ले लिया गया है और 301 है तहत। अब एक बात यहाँ है, मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, ये जो अधिकार है मौलिक अधिकार वो स्वाधीन के अंदर आते हैं। इसमें रीट वगैरह लगाई जा सकती है, लेकिन कानून के अधिकार है उसमें रीट नहीं लगती। तो ये इनका अंतर है। अब हम 6 हमारे जो मौलिक अधिकार बचे हैं उनके बारे में देखते हैं। पहले मैं क्रमशः आपको 6 अधिकार बता देती हूँ, फिर एक एक वर्णन करेंगे। नंबर 1, समता या समानता का अधिकार। पहला समता या समानता का अधिकार। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अधिकार। नंबर 5 पर है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। और नंबर 6 पर है संवैधानिक उपचार अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार है। पहला समता या समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5 पर है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और 6 है संवैधानिक उपचार अधिकार। अब मैं ये अधिकार हो गए। ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? भाग 3 से। और कब तक आएंगे? 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इनका विवरण मिलता है। तो पहला पढ़ते हैं समता या समानता का अधिकार। ये कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं? 14 से 18। पहला जो समता का अधिकार है 14 से 18 अनुच्छेद के अंदर आता है। तो हम इन 14 से 18 अनुच्छेदों के बारे में क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। पहला अनुच्छेद 14 के अंदर क्या बात की गई है?
विधि का तात्पर्य होता है कानून। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के तहत सभी को समानता का अधिकार है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसके आर्टिकल के तहत आएगा? 14 के तहत। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 15। इसके अंदर आता है धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान। जन्म स्थान में विभेद नहीं। किसी भी व्यक्ति के चाहे धर्म का हो, चाहे जाति का हो, चाहे लिंग का हो और जन्म स्थान, इसमें भेदभाव नहीं। ये कौन सा आर्टिकल के तहत आता है? 15 के तहत। आगे चलते हैं, 16 2 गए, 16 के तहत लोक नियोजन। लोक नियोजन से तात्पर्य सरकारी नौकरी। तो लोक नियोजन के जितने भी अवसर हैं, लोक नियोजन के अवसरों में समानता, जितने भी लोक नियोजन है उसमें सबको क्या हो? समानता। जैसे सरकारी नौकरी वगैरह है उसमें सबको बराबर हक हो। ये कौन सा आर्टिकल तहत आता है? 16 के अंदर। अब हम 17 देखते हैं। 17 के तहत आएगा आपके अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत का अंत। ये भी हमारे समाज में एक घातक बीमारी का रूप है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। तो इसका अंत हो। कौन सा आर्टिकल के तहत? 17, ध्यान रखना। अब आता है अनुच्छेद 18, उपाधियों का। उपाधियों का अंत। तो ये 14 से लेकर 18 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं किसमें आते हैं? समता या समानता के तहत। तो हमने आर्टिकल 14 पढ़ा, उसमें विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, कानून से संबंधित सभी को समान अधिकार हो। फिर आता है 15 का, जिसमें जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान पर कोई भेदभाव ना हो। फिर आता है 16 नंबर पर लोक नियोजन के अवसरों में समानता हो। और फिर आगे 17 अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। और 18 में आएगी उपाधियों का अंत। तो ये आर्टिकल्स आ गए हैं 14 से लेकर 18। फर्स्ट मौलिक अधिकार के तहत समता या समानता। सेकंड की ओर चलते हैं। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। ये आते हैं आपके अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ये भी ध्यान में रखना आपका कौन सा आर्टिकल कौन सा अनुच्छेद के तहत आते हैं, ठीक है ना? तो वो 14 से 18 था और ये 19 से 22 है। तो सेकंड वाला स्वतंत्रता वाला। अब हम सबसे पहले अनुच्छेद 19 का अध्ययन करते हैं। क्या बात की गई है 19 के अंदर? 19 के अंदर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का समान अधिकार है। व्यक्ति का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा अपना और समाज का विकास करें, इसलिए सबको ये समानता का अधिकार दिया गया है। इसको कुछ भागों में बांटा गया है, तो हम उसके भाग देखते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट इसका, इसमें बोलने की स्वतंत्रता, सेकंड है इसका शांति से
एकत्रित होने की स्वतंत्रता। नंबर 3 है सभा एवं समूह की स्वतंत्रता। नंबर 4 है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी वो आ जा सकता है, इसकी आजादी। तो ये 4 है, 2 उत्तम आ गए। पहले सबसे पहले बोलने की आजादी है सबको। सेकंड है शांति के साथ कहीं भी वो एकत्रित होकर सभा वगैरह कर सकते हैं, हड़ताल वगैरह कर सकते हैं। थर्ड है सभा समूह बुला सकता है, उसको आजादी है। और चौथा है भारत में कहीं भी वो आ जा सकता है, आवागमन। आगे देखो नंबर 5 भारत में निवास करने की आजादी। निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी वो रह सकता है, निवास कर सकता है। नंबर 6 भारत में आजीविका के साधनों की स्वतंत्रता। साधनों की स्वतंत्रता जैसे रोजगार वगैरह, तो वो उसको सभी जगह उपलब्ध हो। तो ये कुल की मिलाकर आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसमें 6 भाग बना दिए गए। सबसे पहले बोलने का अधिकार होता है। सेकंड वो शांतिपूर्ण कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। थर्ड होता है सभा या समूह बुला सकते हैं। और 4 होगा उसमें वो भारत में कहीं भी आ जा सकता है, मतलब आवागमन कर सकता है। और 5 नंबर का है उसमें है ये भारत में निवास कर सकता है। और 6 का है वो भारत में रहकर अपनी आजीविका के साधनों को उपलब्ध होने का अधिकार होता है, जैसे रोजगार वगैरह उसे मिले जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। तो ये आर्टिकल 19 के तहत आ गया। अब अगले की ओर चलते हैं नंबर 20। 20 के तहत क्या बात की गई है? अपराध दोष सिद्धि। किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके अंदर कुछ बातें दे रखी है जो अपराध के समय वो कर सकता है या रख सकते हैं। जैसे पहली बात इसकी, उसे उसी कानून के तहत सजा मिले की सजा। इसका क्या तात्पर्य है? व्यक्ति को जब उसने अपराध किया है तभी उसी कानून की सजा मिले। उदाहरण के तौर पर जैसे हम देख सकते हैं, मान लो उसको 2015 में अपराध किया हो और अपराध साबित बाद में आगे हुआ, लेकिन जो अपराध जब साबित हुआ तो सजा कौन सी मिलेगी? जो 2015 के समय प्रावधान था वही सजा मिलनी चाहिए। ये आता है आर्टिकल आपके 20 के तहत। इसका सेकंड, गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उसको अपनी स्वयं की गवाही देने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते, ये इसी के तहत आएगा। एक बात और आती है इसमें, थर्ड वाली, एक अपराध की एक ही सजा। एक ही सजा, ये नहीं है कि एक अपराध की कई सजा मिले, नहीं, एक अपराध की एक ही सजा। तो ये 3 बातें आ गई। आर्टिकल कौन सा हुआ? 20 वाला, अपराध के दोष सिद्ध होने पर। तो ये 3 बातें इसी के तहत आती है। जैसे पहला आएगा उसको उसी कानून की सजा मिले। सेकेंड आएगा वो गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और इसी में थर्ड आता है एक अपराध की एक ही सजा। आगे चलते हैं आर्टिकल अगले की ओर। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? प्राण एवं देही
स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। दोनों नामों से कौन सा नाम आप ले सकते हो? प्राणदायी स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। ये आ गया। इसके 21 के और बना हुआ है इसमें आर्टिकल, ध्यान रखना 21 के तहत क्या बात की गई है, कब बना ये? संविधान संशोधन जो कब हुआ है? 2002 के समय। इसमें क्या बात की गई है? जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, आयु 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा। ध्यान रखना आर्टिकल 21 में क्या कहा है? प्राण या दैहिक स्वतंत्रता मतलब जीवन का अधिकार। और आर्टिकल 21 का क्या बना दिया गया है, जिसमें संशोधन कब हुआ है? 86 में हुआ है। और 86 में संविधान में किया गया और सन कौन से? 2002 के तहत बात क्या की गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। आगे पढ़ते हैं हम। आगे आएगा आपके अनुच्छेद 22 में की गई है गिरफ्तारी के समय, गिरफ्तारी के संरक्षण में। इसमें भी कुछ बातें की गई है, जैसे देखते हैं। पहली बात, गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। सेकेंड बात है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। इसमें आवागमन का समय काउंट नहीं होता, ध्यान रखना। जो बीच में चला उसका नहीं होता। और थर्ड बात इसमें क्या है, ये अपने मनपसंद के कानूनी सलाह ले सकता है, मतलब वकील कर सकता है। ये 3 बातें इसमें। पहली क्या हुई, कारण पूछ सकता है वो, कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। सेकंड है 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तीसरी बात क्या है, अपनी मनपसंद कानूनी सलाह ले सकता है। कानूनी सलाह मतलब मनपसंद वकील कर सकता है अपने बचाव। तो ये 3 बातें गिरफ्तारी के तहत होगी। आप एक बात यहाँ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो 20 का आर्टिकल आया था उसमें अपराध का था और जो 22 का आया वो गिरफ्तारी का है। तो याद रखने के लिए क्या करोगे आप, अपराध पहले किया जाता है, गिरफ्तारी बाद में होती है। तो ध्यान रखना, पहले अपराध वाला आएगा और फिर गिरफ्तारी वाला। तो ये हो गए 22 तक। 19 से 22 किसके आर्टिकल? स्वतंत्रता के। 19 में क्या बात थी? अभिव्यक्ति की थी, जिसमें कुछ पॉइंट दिए गए थे, जैसे बोलने की, शांतिपूर्ण इकट्ठे होने की, उनको है सभा समारोह बुला सकते हो, भारत में आवागमन कर सकते हो, भारत में निवास कर सकते हो और भारत में रोजगार संबंधी साधन प्राप्त कर सकते हो। ये 19 के तहत आएगा। 20 में आए अपराध वाला था, उसमें 3 मुख्य बातें दी गई थी। और 21 में वो जीवन का आधार था या जीने का अधिकार था, जिसमें आर्टिकल 21 के भी बना दिया गया था, जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और आर्टिकल 22 का आएगा, उसमें गिरफ्तारी के संरक्षण में, गिरफ्तारी में कुछ बातें हैं वो उससे पूछ सकता है, जैसे कारण पूछ सकता है, क्यों गिरफ्तार किया, और 24 घंटे के अंदर अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। और थर्ड बात है, अपनी मनपसंद कानूनी सलाह ले सकता है। तो ये हो गए दूसरा अधिकार। अब हम चलते हैं तीसरे अधिकार की। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपके
आर्टिकल आएगा 23 से 24, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें पहला देखते हैं अनुच्छेद 23। इसमें क्या बात की गई है कि मनुष्य का देह व्यापार हो, चाहे बदवा मजदूरी का हो या ब्लास श्रम का हो, वो उस पर रोक हो वो हम नहीं करवा सकते। तो पहला हो गया मानव व्यापार। मानव व्यापार से देश व्यापार से संबंधित बात है। बदवा मजदूरी और ये तीन बातें इसके तहत आती है। अगला आता है 24 का। 24 में क्या बात की गई है, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कल कारखाने या खतरनाक खानों में काम पर नहीं रखा जा सकता। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखाने एवं खानों में काम पर नहीं रखा जा सकता। ये कौन से आर्टिकल के आगे 24 के, इसमें दो ही आर्टिकल आए 23 और 24। तो आप यहाँ पर जो इसलिए ध्यान रखना 4 4 एंड में दोनों 4 4 आए, तो 4 4 24 के अंदर 14 वाला आएगा। ये नहीं कि कभी ये जैसे 23 के अंदर आया था या 24 के अंदर आया था, तो ध्यान रखना 4 4 समान आएंगे। यहाँ 24 है, यहाँ 14 वर्ष है। इसके दो ही दिए रखे हैं, तो 23 में मानव देह व्यापार वाला हो जाएगा और इसमें तो 24 का है 4 14 वाला। इसमें 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को हम कल कारखाने या खानों में काम पर नहीं लगा सकते। अगला आर्टिकल, अगला मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार इसमें आर्टिकल आएंगे आपको 25 से लेकर 28 तक। तो हम इनके बारे में जानते हैं। 25 का आ गया। 25 के तहत क्या बात की गई है, धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने स्वतंत्रता होती है। किसी भी व्यक्ति को ये बाध्य नहीं किया जा सकता वो दूसरे धर्म को माने। वो अपने इच्छा अनुसार धर्म को मान भी सकता है, उस पर आचरण भी कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये आर्टिकल 25 के तहत आता है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 26 के तहत। कोई भी किसी प्रकार का धार्मिक हम आयोजन करना चाहे, प्रबंध करना चाहे, तो ये भी हमें इस प्रकार की क्या है आजादी। तो धार्मिक प्रबंध के लिए ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल बताएगा 26 के तहत कोई भी धार्मिक उत्सव उसका हम आयोजन कर सकते हैं। फिर आता है 27 के तहत है हम धार्मिक का संपोषण कर सकते हैं। संपोषण का तात्पर्य होगा हम धर्म के संबंधित कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का जैसे लगाकर धार्मिक कार्य उत्सव कर सकते हैं। धार्मिक संपोषक, ठीक है, तो कोई भी धर्म संबंधित कार्य हो वो हम कर सकते हैं, वो धार्मिक पोषक के तहत आएगा। ठीक है, आर्टिकल कौन सा हो गया 27 नंबर का। 28 का देखते हैं। 28 में क्या बात की गई है,
धर्म की उपासना कर सकते हैं एवं धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं या कोई भी ऐसा धार्मिक कार्यक्रम हुआ जहां उपस्थिति हो सकते हैं। और दूसरा, हम धर्म की किसी भी धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन से देश आ गया 28। तो इसमें चारों धर्म से संबंधित है। 25 के तहत हम किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी होती है। फिर 26 के तहत कोई भी धार्मिक प्रबंध करना हो, कोई धर्म सभा बुलानी हो तो उसका हमें अधिकार है। फिर आता है तीसरा, मतलब 27 का, उसमें हम धार्मिक या धर्म का संपोषण कर सकते हैं, मतलब धर्म संबंधित हम कहीं भी पैसे लगा सकते हैं। फिर इसमें 28 नंबर का आ गया अनुच्छेद, उसमें क्या बात की गई है, हम धर्म संबंधी कोई उपासना भी कर सकते हैं और कोई भी सभा बुलाई उसमें उपस्थित भी हो सकते हैं और धर्म किसी भी धर्म की हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके चौथा मौलिक अधिकार। पांचवें की ओर चलते हैं। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा का अधिकार। ये आपके आर्टिकल 29 और 30 के तहत आते हैं। तो सबसे पहले हम 29 का देखते हैं। इसमें क्या बात की गई है, ये दो जो दे रखे 29 और 30 अलग संख्याओं के लिए, दोनों ही आर्टिकल उससे संबंधित है। तो पहले 29 में क्या की है, अलग संख्याकों के हितों की रक्षा, हितों की सुरक्षा। पहली ये बात है, जितने भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है उनके हितों की रक्षा के लिए आर्टिकल बनाया है। वो कौन सा है, 29 नंबर। और 30 के अंदर अनुच्छेद 30 के अंदर क्या बात की गई है, जो अल्पसंख्यक हैं उनकी शिक्षा संबंधी, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा से क्या तात्पर्य हुआ, वो कोई भी संस्था की स्थापना कर सकता है, कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और कहीं भी शिक्षा दे भी सकता है। तो ये तीनों बातें इसके अंदर आएगी। कौन सा आर्टिकल के तहत, 30 के तहत। दोनों अल्पसंख्यकों के लिए 29 में तो हितों की रक्षा करनी है और 30 में शिक्षा संबंधी आरक्षण या रक्षा संरक्षण मिलना चाहिए। इसके दो ही दे रखे हैं आपके सांस्कृतिक शिक्षा वाले में। अब देखते हैं मौलिक अधिकार नंबर 6। नंबर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल के तहत आएंगे, आपके 32 के, अनुच्छेद 32। आपने यहाँ नोट किया होगा 31 गायब है, 30 के बाद में सीधा ही 32 आ गया। तो 31 कहाँ गया, 31 तो हमने सबसे पहले पढ़ा था संपत्ति वाला, उसके तहत आता था। वो अब संपत्ति वाला अधिकार है, वो कानून के दायरे में चला गया, कानून के अधिकार में चला गया। तो इसका एक ही है 32। 32 में क्या बात की गई है, एक ही दे रखा है, में बात की गई है अनुच्छेद 32 के तहत क्या बात की गई है, न्यायालयों के अंदर हम याचिका दायर कर सकते हैं। एक ये अनुच्छेद आया है
और एक में ये बात की गई है। अब दोनों न्यायालयों के अंदर कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद कौन सा होगा, 32 का, ये भी आप ध्यान में रखना। 32 अनुच्छेद के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं और इसमें हाई कोर्ट में अनुच्छेद होगा 226। ध्यान रखना इन अनुच्छेदों का। तो अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में लगानी है तो अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में लगानी है तो 226 के तहत। इसमें मुख्य रूप से 5 आपके रिटों का या 5 अपीलों का या 5 आदेश का वर्णन किया गया, वो देखते हैं। ये इसी अनुच्छेद के तहत आएंगे वो 5। तो पहला है बंदी प्रत्याक्षीकरण। बंदी प्रत्याक्षीकरण से क्या तात्पर्य है, अगर हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, बंदी बनाते हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है। अगर मान लो ये कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसके तहत रिट लगा सकते हैं। ये कि कौन से आर्टिकल के तहत आया, 32 के तहत। एक बात। इसकी दूसरी बात है फरमादेश जारी कर सकते हैं किसके तहत, जो सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकारियों के तहत किस संबंधित, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन सही प्रकार से नहीं करते हैं तो उसके तहत हम फरमादेश के तहत उस पर रिट लगा सकते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात है प्रतिषेध। प्रतिषेध का तात्पर्य होता है रोक। इसमें उच्च न्यायालय नीचे वाले को बोलता है कि ये जो अधिकार है आपके अंदर नहीं आते, इसलिए आप वहां भेज दीजिए। ठीक है, कोई भी अधिकार संबंधी बात हो ना तो जो ऊपर वाले हैं वो निचले को ये बोलते हैं कि आपके नहीं है, दायरे में नहीं आते, तो उनको आप आगे भेज दीजिए। इसके बाद में चौथी बात, उच्छेदक। इसका भी यही तात्पर्य होता है। इसमें क्या बात, मुकदमों की आएगी, इसमें अधिकार आगे ये मुकदमों की बात आ जाएगी। इसमें आपके जैसे सुप्रीम कोर्ट वाले हाई कोर्ट को बोल सकते हैं कि आपके दायरे में नहीं आता, आप सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए। ये बात इसमें लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट वाले हाई कोर्ट को बोल सकते हैं कि जो अधिकार आपके तहत नहीं आते आप सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए। तो ये दोनों बातें दोनों कोर्टों के तहत आती है। एक और बचा है 5 नंबर का, 5 सिक्के लगाने की बात हुई थी। पहले बंदी प्रत्याक्षीकरण वाला, फरमादेश वाला और ये 2 न्यायालयों के तहत। पांच में अधिकार परीक्षा। इसका क्या तात्पर्य है, सार्वजनिक रूप से कोई किसी प्रकार का पद ग्रहण करता है, वो उस पद के योग्य है या नहीं, इसकी जानकारी या इसकी जांच की जाती है। इससे मान लो किसी के एक योग्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी उसने वो पद ग्रहण कर लिया है, इसके पद पर दूसरे का अधिकार था, तो वो दूसरा व्यक्ति है वो न्यायालय के अंदर उसके तहत रिट लगा सकता है कि हाँ मेरा हक था या मेरा था, इसने ग्रहण कर लिया, तो उसकी जांच होगी और जो सही पाया जाएगा उसको पद दिया जाएगा। ये तो हो गई आपके मूल अधिकारों की बात, जो हमने 6 पढ़े। समता का, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ और उसके बाद में धार्मिक हुआ, उसके बाद में सांस्कृतिक शिक्षा का और एंड वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हमें एक बात खटकती है, मैंने यह अनुच्छेद 35 तक लिखे, तो तीनों का वर्णन कहाँ मिलेगा? जो 3 बच गए हैं 33, 34 और 35, उनकी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ऐसे होगी कि जो
33 नंबर का है, 33, 34, 35 तीनों मौलिक अधिकारों के तहत नहीं आते। एक बात तो ये ध्यान रखना आप, 32 तक मौलिक अधिकारों की समाप्ति हो जाती है, 33 में नहीं आता, तो 33, 34, 35 है वो संसद के तहत आएंगे। जो 33 के अंदर है वहां संसद क्या करेगी, जैसे सेना के सशस्त्र विद्रोह हो गया हो या कोई जो खुफिया एजेंसी बनाई है उसमें कोई हो गया, तो वहां उस पर किसका अधिकार चलेगा, संसद। ये तो आर्टिकल 33 के तहत आएगा। अब हम 34 की बात करें तो कहीं मार्शल लॉ लग गया हो, मतलब सेना संबंधित कोई किसी प्रकार का एक कानून होता है वो लग गया हो, तो उसका फिर दायरे कौन करेगा, संसद करेगी। फिर आता है नंबर 35 का लास्ट, और उसमें क्या है, संसद है उसको सारा ये अधिकार दिया हुआ है कि आप आर्टिकल 35 के तहत ये कार्रवाई कर सकते हो। तो ये जो तीनों बचे में है वो किसके अंतर्गत आएंगे, संसद के अंतर्गत। ये ध्यान रखना, 35 तक तो हम मौलिक अधिकारों के तहत पढ़ेंगे और अगले 3 संसद के तहत। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।